गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षा डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज के एडिटोरियल एनालिसिस में पढ़ेंगे रूढ़िवादिता से मुक्ति की भाषा के संदर्भ में एक आर्टिकल रहेगा, एक दोहरे दंड के संदर्भ में एक आर्टिकल है और तीसरा आर्टिकल आता है प्रतिभा के अवसर के संदर्भ में। आज के 3 आर्टिकल रहेंगे। इस आर्टिकल के संदर्भ में सबसे पहले एक जो प्रसिद्ध लेखिका रही हैं सिमोन द बोउआ ने कहा था कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। आज इसी से हम अपने आर्टिकल की भी शुरुआत करते हैं, जिसका एक प्रसिद्ध कथन रहा है कि इस तरीके से उन्होंने कहा है कि स्त्री की परिभाषा और उनके आजीवन कसते रहते संदर्भ में उसकी कसौटी के संदर्भ में इसको बताया गया। जैसा कि हाल ही में अभी भारत के प्रधान न्यायाधीश की जो हैंडबुक ऑन कम्बेटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स के शीर्षक के नाम से जो एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है, उनके संदर्भ में जो शब्दों की प्रोनाउंसिएशन और क्या पहले बोला जाता था और क्या इसमें बदलाव करने के संदर्भ में कुछ संशोधन करने पर विचार हुआ है। तो उनके संदर्भ में देखते हैं कि यह आर्टिकल क्या कहता है। इसमें आर्टिकल कहता है पहले नंबर पे कि भारत में प्रधान न्यायाधीश की पहल पर हैंडबुक ऑन कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की हुई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए न सिर्फ लिंग तटस्थ शब्दों की सूची दी गई है, बल्कि उनकी गरिमा मर्यादा के अनुरूप शब्दों की रूपरेखा भी बनाई गई है, ताकि भविष्य में जब न्यायालय अपने निर्णय सुनाए, विधि की कक्षाओं में जब महिला विषयक कानूनों और अपराधों और प्रावधानों की शिक्षा दी जाए तो इसी गरिमा मुक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाए। यह समाज को उसके पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादिता, पक्षपाती सोच और उससे ऊपर उठने और उन्हें आगे ले जाने में मददगार होता है। चाहे समाज हो, समाज विज्ञानी हो, अपराध शास्त्री हो या फिर अध्ययन की अन्य कोई शाखा हो, वहाँ की संकल्पनाओं की विशिष्ट व्याख्या परिभाषाओं के माध्यम से होती है। हम आदतन भी व्यक्ति, वस्तु या व्यवहार, क्रिया, प्रतिक्रिया आदि को परिभाषित करते हैं। इसके संदर्भ में परिभाषाएं हमारे मस्तिष्क की सोच भी होती हैं, जो एक निश्चित परिधि में बांधकर उसकी व्याख्या, विश्लेषण और मूल्यांकन करने को बाध्य कर देती है। इसलिए उत्तर आधुनिक विचारकों ने परिभाषाओं के बंधन को ढीला करने की भी कवायद की है। ऐसी पुस्तिका की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि सामाजिक ताना बाना रचने वाली रूढ़िवादी सोच का परोक्ष प्रभाव लोगों के समाजीकरण में दिखाई देता है। आपकी सोच पूर्वाग्रह ग्रस्त और एक पक्षीय है। आपको ज्ञात भी नहीं होता है, क्योंकि यह अचेतन से अवचेतन और अवचेतन से चेतन मन मस्तिष्क पर कैसे असर डालता है उसका हमें अंदाजा भी नहीं लगता होता, और परिणाम स्वरूप हम अपनी कार्यप्रणाली, अपने घर और बाहर के व्यवहार में इसका अनजाने ही प्रयोग करते रहते हैं। विडंबना तो यह है कि ऐसी भाषा शैली और शब्द विन्यास हमें न्यायिक निर्णयों में भी देखने को मिलने लगते हैं, और इसलिए समय की मांग को समझते हुए यह पुस्तिका तैयार की गई है। हालांकि कुछ लोगों के मन में भी यह भी सवाल होता है कि क्या होगा अगर प्रस्तावित शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा। क्या इसको बाध्यकारी बनाने के लिए भी कोई कानून बनाया जाएगा? इन आशंकाओं के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इस पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दों का आधिकारिक प्रयोग ही इसे व्यवहार की भाषा बना पाएगा। प्रस्तावनाएं दस्तावेजों की कुंजी मानी जाती है। इस पुस्तिका की प्रस्तावना प्रधान न्यायाधीश ने स्वयं लिखी है और यह याद दिलाने का प्रयास किया है कि न्यायमूर्ति की शपथ के क्या मायने होते हैं। जब एक न्यायमूर्ति शपथ लेता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन वह बिना किसी भय, पक्षपात और दूषित मनोभाव से करेगा। उन्होंने अत्यंत दृढ़ता से इस बात को रखने का प्रयास किया है कि हर मामले का निर्णय उनके गुण दोषों के आधार पर होना चाहिए, पूर्व निश्चितताओं, मान्यताओं के आधार पर नहीं। उन्होंने कानून के जीवन में भाषा के महत्व की ओर इंगित करते हुए कहा है कि शब्द ही बेपहिए होते हैं जिन्हें हम कानून के मूल्यों को संप्रेषित कर पाते हैं। जब इन शब्दों का प्रयोग एक न्यायाधीश करता है तो वह केवल कानून का निर्वचन नहीं करता, बल्कि समाज के प्रति अपनी समझ को व्यक्त करता है। इसलिए जब उसके द्वारा एक लैंगिक दृष्टिकोण की न्यायपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा तो पूरे समाज पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, और फिर समाज में भी उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यह पुस्तिका लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने और न्यायाधीशों और विधिक समुदाय की सहायता के लिए तैयार की गई है, ताकि ऐसे शब्दों की पहचान हो सके और उनके नकारात्मक प्रभावों को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सके। अब समाज में विवाहेतर संबंध या बिना विवाह के संबंध भी बन रहे हैं। समाज में विभाजन का स्तर बढ़ता जाता है। एनामी की स्थिति आती है जिनमें दुर्खीम
ने प्रतिमान विहीनता कहा था। इसका शब्दकोशी अर्थ होता है कि सामाजिक और नैतिक मान्यताओं के प्रति सम्मान में कमी होना या सम्मान ना होना होता है। इस प्रतिमान विहीनता का शिकार स्त्री और पुरुष सभी होते हैं। ऐसे में यह पुस्तिका उल्लेखित करती है कि हमें महिलाओं और बच्चों के लिए नकारात्मक और घृणित मानसिकता को द्योतक शब्दों के स्थान पर तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पर पुरुषगामी स्त्री के लिए शब्द होगा ऐसी स्त्री जो विवाहेतर लैंगिक संबंध में है। चक्कर के स्थान पर होगा कि विवाह के से बाहर संबंध, विवाह के बाहर के संबंध। बास्टर्ड के स्थान पर होगा वह बच्चा जिसके माता पिता आपस में विवाहित नहीं है। इसी तरह पवित्र महिला या गिरी हुई महिला के स्थान पर सिर्फ महिला शब्द का प्रयोग किया जाएगा और पतिव्रता पत्नी, आज्ञाकारी और विश्वास पात्र पत्नी के स्थान पर सिर्फ पत्नी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। रखेल के लिए महिला जिसके स्थान पर एक पुरुष के प्रेम संबंध है और वैश्या के स्थान पर यौनकर्मी और बाल वैश्या के स्थान पर ऐसा बच्चा जिसका अनैतिक व्यापार हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी कोई भी स्त्री जो विवाह संबंध से परे या अविवाहित रहते हुए किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध या शारीरिक संबंध में रहती है तो उसके लिए रूढ़िवादी और घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में प्रसिद्ध लेखिका सिमोन द बोउआ ने कहा है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। हम गढ़ते हैं कि एक स्त्री परिभाषा और आजीवन कसते रहते हैं और उसके एक कसौटी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि संस्कारों के नाम पर महिलाओं को अंधविश्वास में जकड़ा जाता है जिससे वे आजीवन मुक्त नहीं हो पाती हैं। इस पुस्तिका के एक खंड में ऐसे निर्णय का भी उल्लेख किया गया है जिनसे इनकी मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है, चाहे वह भवरी देवी मामले के बाद तैयार विशाखा दिशा निर्देश हो या बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के मामले में बनाने में मददगार हुए हो, या जोसेफ साइन का मामला हो जिसमें जार कर्म को अपराध के दायरे से बाहर रखने का प्रयास किया गया। पहले ऐसे कई निर्णय हुए हैं जिनमें महिलाओं की हित रक्षा पर दूरगामी प्रभाव भी पड़ा है, चाहे नैना साहिनी तंदूर कांड के मामले में हो। सुशील शर्मा के मृत्युदंड का आजीवन कारावास में बदलते समय कहा गया है कि नैना साहिनी एक पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी महिला थी, वह एक गरीब और असहाय महिला नहीं थी। चाहे सबनाम की फांसी के मामले में कहा गया कि पिता की हत्या करने वाली पुत्री जिससे उम्मीद की जाती है कि वह अपने पिता का आजीवन मान रखेगी और उसे फांसी से कम किसी सजा का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। ऐसे निर्णयों की फेहरिस्त लंबी है और रूढ़िवादिता की जड़ें भी काफ़ी गहरी हैं। इसलिए एक महिला को महिला होने के नाते भावुक, कमजोर और अतार्किक कहना उसके व्यक्तित्व को नकारना है। यह पुस्तिका हर प्रकार की आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए बड़े ही सकारात्मक ढंग से यह पक्ष प्रस्तुत करती है कि ऐसे घिसी पिटी मान्यताओं से मुक्ति भी मिल सकती है। यानी न्यायिक निर्णय लिखते समय, महिलाओं के मुद्दे पर बहस करते समय, विधि की कक्षाओं में पढ़ाते हुए, समाज में चल रही बहस के समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम रूढ़िवादी सोच के प्रकटीकरण से बचें, स्त्रियों के व्यवहार को पूर्वाग्रही सोच से परिभाषित न करें और स्वस्थ समाज की रचना करने के लिए अपनी भाषा को परिमार्जित करें और लोगों को भी प्रेरित करते रहें। इसके संदर्भ में यह आर्टिकल है जिसमें महिलाओं के संबंध, महिलाओं के शब्द सूचक वर्ड के संदर्भ में इस आर्टिकल को दिया गया है, जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल दोहरे दंड के संदर्भ में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बार फिर कर्जदारों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। उसने संशोधित दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि अगर कोई कर्जदार समय पर किस्त नहीं चुका पाता है तो बैंक उसे दंड शुल्क को वसूल कर सकते हैं, मगर उस पर चक्रवर्ती ब्याज नहीं ले सकते। हालांकि यह निर्देश नया नहीं है, अप्रैल में ही इसका प्रस्ताव आया था और मई में आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी कर कहा था बैंक दंड शुल्क पर चक्रवृद्धि ब्याज न वसूले, मगर बैंकों ने इस पर अमल नहीं किया, जिसके चलते आरबीआई को संशोधित दिशा निर्देश जारी करने पड़े। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से बहुत सारे लोगों की आमदनी घट गई थी और बहुत सारे लोगों ने रोजगार छिन गई। फिर महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने रेपो दरों में बढ़ोतरी कर दी। ऐसे में जिन लोगों ने मकान, दुकान, वाहन आदि के लिए कर्ज लिए थे उन्हें किस्तें चुकाने में दिक्कतें पेश आने लगी। बहुत सारे लोग आज भी किस्तें चुकाने पर विफल हो जाते और ऐसे में बैंकों ने दंड शुल्क को अपनी पूंजी निर्माण का जरिया बना लिया है। उन्होंने दंड शुल्क पर भी चक्रवृद्धि ब्याज को वसूलना शुरू कर दिया है। इससे लेकर ग्राहकों ने शिकायतें दर्ज कराई और आरबीआई
आरबीआई ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल किस्तें न चुका पाने पर दंड शुल्क का प्रावधान इसलिए किया गया था कि ग्राहकों को कर्ज चुकाने को लेकर अनुशासित किया जा सके। दंड शुल्क को मूलधन में शामिल नहीं किया जा सके। बैंक किस्त की राशि का 1 से 2% तक दंड शुल्क लगा सकते हैं, मगर बैंकों ने इसे अपनी पूंजी निर्माण का माध्यम समझकर दंड शुल्क पर भी ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया। यह कारोबारी नैतिकता के खिलाफ है और हालांकि यह प्रवृत्ति भी नई नहीं है। कोरोना काल में जब लोगों की आमदनी बंद हो गई थी तो काम धंधे रुक गए थे। तब सरकार ने हर तरह के कर्जदारों को राहत देते हुए आदेश जारी किया था कि बंदी के समय अगर कोई व्यक्ति अपनी किस्तें चुकाने में विफल होता है तो उसे किसी भी प्रकार का दंड ना वसूला जाए और इन किस्तों का भुगतान उसे बाद में करने की सहूलियत दी जाए। मगर बैंकों ने उन किस्तों को मूलधन में जोड़कर चक्रवर्ती ब्याज वसूलना शुरू कर दिया और तब भी आरबीआई को दखल देना पड़ा था। दरअसल बैंकों का कारोबार ही इस बात पर टिका होता है कि ग्राहकों को अधिक से अधिक कर्ज देकर उनसे ब्याज वसूले। इसलिए बैंक ग्राहकों को कर्ज देने का प्रस्ताव देते रहते हैं, मगर उस कर्ज के पीछे ब्याज जोड़ने में वे जिस तरह से मनमानी करते देखे जाते हैं वह बहुत सारे कर्जदारों के लिए समस्या बन जाते हैं। किस्तें ना चुकाने पाने पर दंड शुल्क वसूलना तो नियम के मुताबिक जायज माना जा सकता है, मगर उस पर फिर से ब्याज जोड़ देना या उन पर दोहरा दंड बन जाता है। वैसे ही रेपो दरों में बदलाव के बाद भी बैंकों की धोखाधड़ी में रियायत मिली हुई है कि वे अपनी ब्याज दरों को निर्धारण खुद कर सकते हैं। इसलिए वे प्रायः रेपो दर के अनुपात में अपने कर्ज पर ब्याज की दरें कुछ अधिक ही रखते हैं और इसके बावजूद अगर वे दोहरे दंड की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जाता है। यह आरबीआई के संदर्भ में यह कर्जदारों को राहत पहुँचाने के संदर्भ में यह प्रयास किया गया है। अब आते हैं प्रतिभा के अवसर के संदर्भ में। हाल ही में किसी भी बच्चे के भीतर रचनात्मकता की असीम संभावनाएं होती हैं। कोई भी बच्चा है उसके अंदर रचनात्मकता की असीम संभावनाएं होती हैं। अगर उसे एक सीमित ढांचे के भीतर समेट दिया जाता है तो उसकी प्रतिभा भी उसी दायरे में सिमट कर रह जाती है। इसलिए बचपन और किशोरावस्था में भी रुचियों की पहचान करके अगर किसी बच्चे को उसकी रुचि के क्षेत्र में जानने समझने और कुछ करने का अवसर दिया जाए तो पूरी संभावना है भारी तादाद में बच्चों की प्रतिभा सामने आएगी। उसका लाभ देश और समाज को मिलेगा। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में भी यह एक बुनियादी पक्ष होना चाहिए और कुछ हद तक इसका ख्याल रखा भी गया है, मगर अब सरकार औपचारिक रूप से इस दिशा में एक ठोस पहल करने जा रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली विद्यार्थियों को वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रयोगों से परिचित करा के उन्हें अनुसंधान और खोज का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य प्रयास यानी प्रमोशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन एंड या एक्सपीरियंस स्टूडेंट इंस्पायरिंग स्टूडेंट योजना शुरू की है। कौन सी योजना? प्रमोशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन यंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट योजना प्रयास योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद युवा विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना है, साक्ष्य आधारित विज्ञान प्रक्रिया, नवीनता और रचनात्मकता का विकास करना है। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीक्ष्ण होती है, खासकर अगर पढ़ाई लिखाई के दौरान उनकी रुचि के विषय में निर्बाध तरीके से विकसित होने दिया जाए तो उनकी रचनात्मकता अक्सर कुछ नया खोज लाती है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर निर्धारित पाठ्यक्रम ज़्यादातर बच्चों के लिए शिक्षण के ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और उसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। इसमें कई बच्चों की प्रतिभा दबी रह जाती है, जिनकी अभिरुचियों और सही दिशा और उसे समझने का अवसर नहीं मिल पाता, बल्कि उलट उसके ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार अभिभावक बच्चों को ऐसे विषयों की पढ़ाई में झोंक देते हैं जिन्हें उन्हें जबरन पढ़ना पड़ता है। यह मान लिया जाता है कि निर्धारित पाठ्यक्रम और अभिभावकों की इच्छा के मुताबिक ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए और उन्हें अपनी पसंद के विषय में कुछ नया समझने सीखने के लिए प्रति हतोत्साहित किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी वजह से स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा का एक तरह से दमन हो जाता है। जो बच्चे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज के वाहक बन जाते हैं वे एक बने बनाए रास्ते के यात्री बन नहीं रहते हैं। इस लिहाज से देखते हैं तो प्रयास की यह अहमियत इस रूप में दर्ज की जा सकती है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में अनुसंधान या खोज करने के लिए विद्यार्थियों की क्षमता विकास पर जोर दिया गया है। दरअसल बच्चे सबसे ज़्यादा अपने आसपास के वातावरण को देख समझकर सीखते हैं। शायद यही वजह होती है कि इस योजना के तहत किसी स्थानीय समस्या की पहचान और उसका अध्ययन करने और इसके पीछे के कारणों की जांच करने, समाधान खोजने के साथ साथ किसी विचार, कल्पना, अवधारणा पर शोध करने पर जोर दिया जाए। और जाहिर है कि अगर बच्चों और किशोरों के मनोविज्ञान की समझ रखने वाले के विशेषज्ञों को सुचिंतित निर्देशन में सही दिशा के अवसर उपलब्ध कराए जाए तो यह योजना विद्यार्थियों को कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के अवकाश को विस्तार देने के लिहाज से एक अहम पहल साबित हो सकती है।
तो इस संदर्भ में यह आर्टिकल था। यहाँ पर यह आज के आर्टिकल फिनिश होते हैं और भी इसी तरीके से आर्टिकल की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।